दोस्तों, नटराज और अप्सरा पेंसिल हम सभी के बचपन की साथ ही रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब 3 दोस्तों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी तब लोग हंसते थे। उन्हें कहा जाता था कि पेंसिल बनाकर करोड़पति बनोगे क्या। लेकिन यह पेंसिल बनाने वाली कंपनी आज 1-2 करोड़ नहीं बल्कि कई सौ करोड़ की एम्पायर बन चुकी है। तो इसलिए आज जानते हैं कि बीजी सांघवी और उनके दोस्तों ने कैसे हर मुश्किल को पार कर हिंदुस्तान पेंसिल को भारत के टॉप स्टेशनरी ब्रांड में खड़ा किया। साल था 1950 का। इंडिया अभी आज़ाद हुआ था और यहाँ पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों बच्चों के पास एक अच्छी पेंसिल तक नहीं थी। हाँ, कुछ अमीर बच्चे महंगी विदेशी पेंसिल खरीद सकते थे, लेकिन बाकी उनके लिए कुछ गिनी चुनी लोकल पेंसिल ही थी जो कमज़ोर थी, जल्दी टूट जाती थी और जिनसे लिखते टाइम हाथ काला हो जाता था। असल में इंडिया के अंदर अच्छी पेंसिल बनती ही नहीं थी। अगर किसी को क्वालिटी पेंसिल चाहिए होती थी तो उसे इंग्लैंड, जर्मनी या फिर जापान की महंगी इम्पोर्टेड पेंसिल खरीदनी पड़ती थी। उस टाइम AW, फेबर कास्टल, मित्सुबिशी पेंसिल और स्टैंडलर जैसी विदेशी कंपनियां ही इंडिया मार्केट पर राज कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एक कॉमन मिडिल क्लास आदमी के लिए इतनी महंगी पेंसिल खरीद पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए बच्चे नरकट की कलम और दवात की स्याही से लिखा करते थे, और अगर किसी बच्चे के पास लकड़ी की पेंसिल आ जाए तो फिर वो अपने दोस्तों के बीच एकदम VIP बन जाता था। लेकिन फिर एंट्री हुई बीजी सांघवी और बाबू भाई की, जो कि इन्हीं हालातों को एक्सपीरियंस करते हुए बड़े हुए थे। बीजी सांघवी पढ़ने में तो काफ़ी तेज थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने उनको आगे का रास्ता रोक दिया था। उन्होंने जैसे तैसे हाई स्कूल तो पूरा कर लिया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। इसलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनके इंजीनियरिंग का सपना अधूरा ही रह गया। कुछ इसी तरह से समय बीतता गया और जब बाबू भाई थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि गरीब बच्चों के पास एक मामूली पेंसिल तक नहीं है, और यह देखकर उन्होंने ठान लिया कि बच्चों की इस प्रॉब्लम को वह ख़त्म करके ही रहेंगे। अब भले ही कैमलिन जैसी कुछ देसी कंपनीज ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन क्वालिटी वाइज वो फॉरेन ब्रांड के जितना स्मूथ और स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और दोस्तों, प्रॉब्लम तो यहाँ तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी जब उस समय इंडिया मार्केट में मेड इन इंडिया का मतलब ही लो क्वालिटी माना जाता था। लोग इंडिया प्रोडक्ट्स पर भरोसा ही नहीं करते थे, हर किसी को बस फॉरेन ब्रांड चाहिए होता था। लेकिन 1950 के एंड तक भारत में एक बड़ा बदलाव आने लगा। सरकार ने विदेशी इंपोर्ट्स पर डिफिशेंसी को कम करने के लिए स्वदेशी इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और फिर यहीं से इंडिया पेंसिल इंडस्ट्री का भी टर्निंग पॉइंट आया। यही वह समय था जब बीजी सांघवी ने अपने 2 दोस्तों के साथ रामनाथ मेहरा और मनसुखानी के साथ मिलकर खुद पेंसिल बनाने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, पेंसिल बनाना इतना आसान काम नहीं था। प्रॉब्लम यह थी कि उस ज़माने में पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ गिनी चुनी फॉरेन कंपनीज के पास नहीं थी। अब इन तीनों दोस्तों के पास हुनर तो बहुत था, लेकिन नॉलेज नहीं। इसलिए तीनों दोस्त जर्मनी चले गए और वहाँ पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियाँ सीखी। उन्होंने देखा कि वहाँ की बेस्ट क्वालिटी पेंसिल कैसे बनाई जाती है, किस तरह के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है और मशीन्स कैसे काम करती है। लेकिन दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए सिर्फ उन कंपनीज की टेक्निक सीख लेना ही काफ़ी नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज था कि रॉ मटेरियल कैसे जुटाए जाएं, क्योंकि एक बेहतरीन पेंसिल बनाने के लिए 2 सबसे ज़रूरी मटेरियल होते हैं। पहला, हाई क्वालिटी वुड जो हल्की, मजबूत और टिकाऊ हो और जिसे आसानी से शार्प किया जा सके। इसके लिए सीडर वुड यानी कि देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में ही पाई जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इसे इंपोर्ट करना बेहद महंगा था। और कुछ इसी तरह से दूसरा सबसे ज़रूरी मटेरियल था ग्रेफाइट कोर, यानी एक ऐसी लीड जो कि न तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत हार्ड, यानी जो लिखने पर ना तो जल्दी घिसे और ना ही इतनी सख्त हो कि कागज़ पर लिखते टाइम दबाव डालना पड़े। एक्चुअली ग्रेफाइट कोर को सही बैलेंस में बनाने के लिए कार्बन और क्ले के एकदम सटीक मिक्सचर की ज़रूरत होती थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इंडिया में न तो इस क्वालिटी की लकड़ी मिलती थी और ना ही प्योर ग्रेफाइट।
ऐसे में जो लोकल पेंसिल कंपनीज थी उन्हें यह दोनों ही चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, जिससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। यही वजह थी कि ज़्यादातर लोग इस बिजनेस में घुसने की हिम्मत ही नहीं करते थे। लेकिन बीजी सांघवी और उनके दोस्तों ने ठान लिया कि अगर भारत में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं था, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था लकड़ी का अरेंजमेंट करना। अब जो सीडर बोर्ड था वो बेसिकली अमेरिका से इंपोर्ट होकर आता था। यही वजह थी कि उसे यूज़ करना बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए तीनों दोस्तों ने इंडिया में ही एक बेहतर अल्टरनेटिव ढूंढने का फैसला लिया और फिर वो कई राज्यों के जंगलों में महीनों तक घूमे और सैंपल्स को लगातार टेस्ट किया। बार बार फेल हुए लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे और आखिरकार एक ऐसी लकड़ी का सोर्स मिला जो कि इम्पोर्टेड सीडर कुछ वुड भी जितना ही स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ था। असल में इस लकड़ी का नाम था पॉपुलर वुड यानी कि चिनार की लकड़ी। यह लकड़ी हल्की भी थी और आसानी से शार्प हो सकती थी, यानी कि पेंसिल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अभी भी ग्रेफाइट कोर को डेवलप करने की चुनौती तो बाकी ही थी। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चर और रिसर्च के साथ मिलकर एक नया फार्मूला डेवलप किया और फिर महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसा ग्रेफाइट तैयार हुआ जो न सिर्फ स्मूथ था बल्कि ड्यूरेबल भी, यानी कि अब उनके पास लकड़ी थी और ग्रेफाइट भी। लेकिन एक और बड़ा चैलेंज अब भी था कि इसे बनाने वाली मशीन कहाँ से लाएं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि विदेश से नई मशीन इंपोर्ट कर सके। इसलिए उन्होंने लोकल इंजीनियर्स और कारपोरेटर से बात करके भारत में ही मशीनरी को तैयार करवाने का फैसला लिया। वह अलग अलग वर्कशॉप में गए, विदेशी मशीनरी के वर्किंग को समझने की कोशिश की, दिन रात एक्सपोर्ट किया और फिर छोटे छोटे पार्ट्स को इधर उधर से कलेक्ट करके एक ऐसी मशीन तैयार की जो कि मिनिमम कास्ट में मैक्सिमम क्वालिटी की पेंसिल बना सकती थी। हालांकि इस मशीन को जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बनाया गया था, इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी और यह मशीन हमेशा खराब हो जाती। और दोस्तों, बीजी सांघवी इतने परेशान हो गए थे कि पैसों की तंगी, लगातार मेहनत और मशीनों के साथ दिन रात जूझना, इस सबका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर ऐसा पड़ा कि बिना नींद की गोली लिए एक रात सोना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन वह जानते थे कि अगर यहाँ हार मान ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरकार मशीनरी ने कई सारे एडजस्टमेंट और अपग्रेड्स करने के बाद से वह पहले से काफ़ी तेज रफ्तार से पेंसिल्स बनाने लगे और फिर इसी कामयाबी को देखते हुए साल 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड की नींव रखी गई। फिर उसी साल लॉन्च हुई नटराज 621 HB पेंसिल, जो न सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रांड की जितना बेहतरीन थी बल्कि इंडियन वेदर कंडीशंस के हिसाब से और भी ज़्यादा टिकाऊ थी। कंपनी को पता था कि अगर इंडियन मार्केट में सर्वाइव करना है तो सबसे पहले उन लोगों के बजट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाना होगा। इसलिए उन्होंने अपनी पेंसिल को काफ़ी सस्ते प्राइस पर मार्केट में उतारा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि कस्टमर फिर भी इसे खरीदने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि उस टाइम पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को लेकर हम इंडियन के मन में ख़राब क्वालिटी का परसेप्शन बना हुआ था। इसी वजह से दुकानदार इस देसी सामान को अपनी दुकान में रखने से कतराते थे। ऐसे में कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का भरोसा जीतना। असल में बीजी सांघवी और उनके दोस्तों को पता था कि इस पेंसिल को सिर्फ लोगों तक पहुंचाने की देरी है, क्योंकि यूज़ करने के बाद तो खुद ही इसकी क्वालिटी को पहचान लेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत करने पर फोकस किया। बड़ी बड़ी दुकानों की बजाय छोटे छोटे स्टेशनरी स्टोर को टारगेट किया और शॉपकीपर्स को कन्विंस करने लगे कि वह उनकी पेंसिल भी बेचना शुरू करें। लेकिन दिक्कत यह थी कि शॉपकीपर्स पहले से ही इम्पोर्टेंट ब्रांड बेच रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इंडियन ब्रांड की तरह यह इंडिया पेंसिल भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। और फिर जब इस स्ट्रेटजी से कुछ खास सक्सेस नहीं मिली तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया था जो सीधे स्टूडेंट तक पहुंचाना। अब उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजों में नटराज पेंसिल के कुछ फ्री सैंपल्स बांटने शुरू कर दी और फिर जैसे ही स्टूडेंट ने इसे आजमाया उन्हें तुरंत फर्क महसूस हुआ। ग्रेफाइट इतना स्मूथ और डार्क था कि लिखावट बोल्ड और
क्रिप्सी दिखती थी। साथ ही इसकी लीड भी इम्पोर्टेंट पेंसिल से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। और सबसे बड़ी बात, उस जमाने में पेंसिल के साथ दिए जाने वाली इरेजर्स बहुत ज़्यादा डस्ट छोड़ते थे, लेकिन नटराज 621 एचपी के साथ मिलने वाली इरेजर्स इंडस्ट्री था। इन सब खूबियों की ही बदौलत देखते ही देखते स्टूडेंट के साथ साथ ऑफिस एम्प्लॉय भी प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट्स के लिए नटराज पेंसिल का इस्तेमाल करने 1970 आते आते नटराज 621 एचपी भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पेंसिल बन चुकी थी। और हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड ने इंडिया मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बना ली थी। लेकिन दोस्तों, तब तक एक नया चैलेंज सामने आ खड़ा हुआ था। कंपनी ने महसूस किया कि सिर्फ स्टूडेंट और ऑफिस वर्कर्स के लिए ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक हाई क्वालिटी पेंसिल होनी चाहिए। एक ऐसी पेंसिल जो नटराज से भी ज़्यादा इसको डार्क और ग्रिप करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1970 में हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड ने ही अप्सरा ब्रांड को लॉन्च किया। बेसिकली अप्सरा की लीड ज़्यादा डार्क और स्मूथ थी और इसका खास फार्मूला इसे स्केचिंग और आर्ट वर्क के लिए परफेक्ट बनाया था। ऐसे में धीरे धीरे अप्सरा ने प्रोफेशनल आर्टिस्ट और डिजाइनर्स के बीच में अपनी जगह बना ली। इस दौरान हिंदुस्तान पेंसिल ने भारत के बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और फिर आने वाले कुछ ही सालों में एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों में नटराज और अप्सरा पेंसिल एक्सपोर्ट होने लगे। इस तरह एक देसी इंडिया ब्रांड अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हिंदुस्तान पेंसिल के लिए बाहर नहीं बल्कि अपने ही देश में सरवाइव करना मुश्किल बना दिया। एक्चुअली 1991 में इंडिया गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, यानी अब कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में आकर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकती थी और इसका असर इंडिया स्टेशनरी मार्केट पर भी पड़ा। कई बड़े बड़े स्टेशनर्स ब्रांड ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इंडिया मार्केट में एंट्री ले ली। अब तक जिस मार्केट पर हिंदुस्तान पेंसिल का राज था, वहाँ फॉरेन कंपटीशन बढ़ने लगा और कंपनी को अब डर सताने लगा कि कहीं यह विदेशी ब्रांड इसे पीछे न छोड़ दे। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को एक बार नए मौके की तरह देखा और एक बोल्ड स्ट्रेटजी बनाई। अब उनकी रणनीति यह थी कि वह सिर्फ पेंसिल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वो इंडिया कस्टमर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टेशनरी इंडस्ट्री में भी इनोवेशंस करेंगे। इसी दौरान उन्होंने डस्ट फ्री इरेजर्स लॉन्च किया, जिससे इरेज करने के बाद से एक्स्ट्रा मेस नहीं बचता था। साथ ही शार्पनर्स को भी अपग्रेड किया ताकि पेंसिल्स की नोक ज़्यादा शार्प हो और बार बार न टूटे। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉल पेन, जेल पेन, कलर पेंसिल और क्रोएस यानी कि जिन्होंने हम मोम के कलर बोलते थे, वो मार्केट में उतारा। इस तरह से अब हिंदुस्तान पेंसिल सिर्फ पेंसिल ब्रांड नहीं बल्कि स्टेशनरी का एक बड़ा नाम बन चुका था। 1990 में हिंदुस्तान पेंसिल ने अपने ब्रांड को और भी मजबूत करने के लिए टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया, क्योंकि उस दौर में लोगों पर टीवी एड्स का बहुत गहरा असर होता था। हर घर में बच्चे और उनके माता पिता एक साथ बैठकर टीवी देखा करते थे और कंपनी ने भी इस मौके को पहचानते हुए कुछ ऐसे एड कैंपेन लॉन्च किए जो आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं। जैसा कि द विनिंग एड रेस में दिखाया गया कि पेंसिल की रेस में जहां बाकी ब्रांड की पेंसिल के लिए टूट जाती थी, वहीं नटराज पेंसिल इस रेस में नंबर 1 पर आती है। कुछ इसी तरह से कंपनी ने चलती ही जाए नाम का एक एड कैंपेन भी लॉन्च किया, जो कि उस समय काफ़ी पॉपुलर रहा और कंपनी को इसका बहुत फ़ायदा भी मिला। नटराज पेंसिल चलती ही जाए इसके बाद से अप्सरा पेंसिल के लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाई गई। एक्स्ट्रा डार्क, एक्स्ट्रा स्मार्ट टैग लाइन के साथ एक ऐड लॉन्च किया गया, जिसमें स्टूडेंट पेंसिल को ड्रम स्टिक की तरह यूज़ करके उसकी मजबूती दिखा रहे थे। अप्सरा एब्सोल्यूट, एक्स्ट्रा डार्क, एक्स्ट्रा स्ट्रांग और दोस्तों, इन सभी एडवर्टाइजमेंट ने नटराज और अप्सरा को घर घर में पॉपुलर बना दिया। लेकिन दोस्तों, साल 2000 आते आते कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि अब मार्केट में सिर्फ फॉरेन ब्रांड ही नहीं बल्कि इंडियन ब्रांड भी मजबूत हो रहे थे।
कैमलिन और डम्स जैसी कंपनियां तेजी से अपनी पकड़ बना रही थी और यह हिंदुस्तान पेंसिल के लिए एक नया चैलेंज था। अब सिर्फ अच्छी पेंसिल बनाना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि कस्टमर्स को समझना भी ज़रूरी था। उसके लिए प्रोडक्शन आखिर क्यों सबसे बेहतर है, यही सोचकर कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदल दी, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स उनके मेन टारगेट आइडियाज़ थे, लेकिन अब उन्होंने पेरेंट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था, खासकर ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के लिए अच्छी और अफोर्डेबल स्टेशनरी चाहते थे। इसी के साथ उन्होंने एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अप्सरा एग्ज़ाम पेंसिल लॉन्च की। इसमें स्मूथ और डार्क ग्रेफाइट था, जो कि राइटिंग को ज़्यादा क्लीन और रीडेबल बनाता था। लेकिन दोस्तों, इस पेंसिल का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वह था इसका एडवर्टाइज कैंपेन। विज्ञापनों में दिखाया गया कि अगर बच्चा अप्सरा एग्ज़ाम पेंसिल से लिखता है तो उसकी हैंडराइटिंग इतनी साफ होती है कि टीचर उसे एक्स्ट्रा 5 नंबर्स देता है। ऐसे में यह कैंपेन बेहद पॉपुलर हुआ और इसकी वजह से कंपनी की सेल्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। दोस्तों, सब कुछ तो अब तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2013 में कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसने कंपनी को मुश्किल में डाल दिया। एक्चुअली बेंगलुरु में एक लॉ स्टूडेंट चिरायु जैन ने नटराज की पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड के खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज की। जैन का कहना था कि कंपनी में के क्रेयन सेट में स्किन कलर बहुत हल्का है, यानी कि गोरे स्किन टोन जैसा था, लेकिन उनकी खुद की स्किन टोन काफ़ी डार्क थी और यह कलर उसमें मैच नहीं करता था। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे रंग भेद को बढ़ावा मिलता है और यह इशारा करता है कि फेयर स्किन ही नॉर्मल या आइडियल है। और दोस्तों, इस इशू को और ज़्यादा चर्चा तब जब एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविस्ट ग्रुप ब्राउन एंड प्राउड ने इस अभियान का रूप दे दिया। सोशल मीडिया पर नॉट माई स्किन कलर जैसे हैग ट्रेड करने लगे और लोगों को इनक्रेज किया गया कि वो अपने रियल स्किन टोन को प्राउडली एक्सेप्ट करें। और फिर जब यह कैंपेन बढ़ता गया तो फिर हिंदुस्तान पेंसिल ने भी फाइनली एक्शन लिया और उन्होंने जो क्रेयन सेट में स्किन कलर था उसका नाम बदलकर पीच कलर कर दिया। इसके बाद से लोगों ने इस बदलाव को पॉजिटिव तरीके से लिया और फिर ये विवाद यहीं पर थम गया। फिलहाल अगर आज की बात करें तो हिंदुस्तान पेंसिल भारत के ब्रांडेड स्टेशनरी मार्केट में करीब 65 पर मार्केट शेयर होल्ड करता है। कंपनी का कहना है कि वह हर दिन 8 मिलियन पेंसिल बनाते हैं, 1.5 मिलियन शार्पनर्स, 2.5 मिलियन इरेजर और 1 मिलियन पेस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक सिंपल सी पेंसिल कंपनी से भारत का सबसे बड़ा स्टेशनरी ब्रांड बनने तक का यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन कंपनी ने अपने बेहतरीन एड कैंपेन और लगातार इनोवेशन से इसे मुमकिन कर दिखाया। अब चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या फिर आर्टिस्ट के टेबल, हिंदुस्तान पेंसिल हर जगह अपनी पहचान बना चुकी है। यही वजह है कि आज भी जब कोई बच्चा पहले पेंसिल खरीदता है तो उसके सामने सबसे पहला नाम नटराज और अप्सरा का ही आता है, जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि हर भारतीय की यादों का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।